जय हिंद स्टूडेंट्स, दिशा इंटरैक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आप लोग का बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और एग्ज़ाम टाइम को देखते हुए आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डील करेंगे जो कि अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम नीट और जी के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस ये बोर्ड एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेगा क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे SN1 यानी यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और समझेंगे कि SN1 होता है। लेट्स स्टडी। सबसे पहले हम लोग समझेंगे सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है रिप्लेसमेंट ऑफ एन एटम, और ग्रुप बाय अनदर एटम और ग्रुप। जैसे कि ये OH माइनस है जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है। अब ये एक बॉन्ड हम लोग लेते हैं CCl बॉन्ड, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, इसमें नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ये इस पर अटैक करता है और Cl को अपने पोजीशन से डिस्प्लेस कर देता है। जो कंपाउंड बनता है वो होता है आपका COH, और Cl माइनस जो होता है वो अपना जगह छोड़ रहा है। तो यहाँ पे Cl माइनस, क्योंकि सिंस Cl माइनस लिविंग इट्स प्लेस, तो इसको हम लोग कहते हैं लिविंग ग्रुप। दिस इज कॉल्ड लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप होता है जो ग्रुप या एटम जो कि अपना पोजीशन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ छोड़ देता है। हम कह सकते हैं लिविंग ग्रुप को कि द एटम और ग्रुप that departs from its position with electron pair. सब्स्टिट्यूशन में लिविंग ग्रुप का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझे लिविंग ग्रुप क्या हुआ, द एटम ग्रुप दैट डिपार्ट्स फ्रॉम इट्स पोजीशन विद इलेक्ट्रॉन पेयर। ये जो भी एटम या ग्रुप अपना पोजीशन इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ छोड़ता है उसको लिविंग ग्रुप कहते हैं। यहाँ पे OH माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और Cl को वो डिस्प्लेस कर रहा है, तो Cl माइनस लिविंग ग्रुप हो गया। OH माइनस जो होता है वो आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। पहले भी मैंने पढ़ाया था प्रीवियस क्लासेस में। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब जब हम पर्टिकुलर टर्म यूज़ करते हैं एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो एलिफेटिक न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का अर्थ होता है कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो किसके कारण हो रहा है। अगर फर्स्ट स्टेप न्यूक्लियोफाइल के कारण हो रहा है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल के कारण हो रहा है, देन इट इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर यही रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल के कारण हो रहा है तो इसको कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को सिंपली कैसे पहचानेंगे। इलेक्ट्रोफाइल देखिए, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो हम आसानी से पहचान सकते हैं। अगर आपके पास Cl प्लस है तो ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, NO2 प्लस है तो इलेक्ट्रोफाइल होगा, Br प्लस है तो इलेक्ट्रोफाइल होगा। या इसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना चाहिए, जैसे AlCl3 ये आपका 6 इलेक्ट्रॉन कंटेंट कर रहा है, मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो ये भी आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया। तो Cl प्लस NO2 Br प्लस ये इलेक्ट्रोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल कैसे पहचानेंगे हम लोग। न्यूक्लियोफाइल पहचानने का सिंपल सा तरीका, या तो उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, जैसे Cl माइनस, Br माइनस, OH माइनस, NO2 माइनस, ये सारा नेगेटिव चार्ज है, स्पेशली ये सारा न्यूक्लियोफाइल यानी न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने वाला। इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है जो कि वो डोनेट कर सकता है। ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, अब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल करके आपका टॉपिक होगा, उसको देख लीजिएगा यूट्यूब पे। Cl माइनस, Br माइनस, OH माइनस, NO2 माइनस, ये सारा जो है न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल समझ में आए। अब सब्स्टिट्यूशन को हम लोग समझेंगे। सब्स्टिट्यूशन होता है क्या। सब्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है कि जब हम किसी ग्रुप या एटम को दूसरे ग्रुप या एटम से रिप्लेस करते हैं। न्यूक्लियोफाइल अगर सब्स्टिट्यूशन काउज कर रहा है तो उसको कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है SN1 और SN2, और भी अदर तरीका होता है, SNI होता है, फिर NGP होता है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ठीक है, SNI होता है। तो मेनली हम लोग पढ़ेंगे SN1 और SN2 में। आज के टॉपिक डिस्कस करेंगे SN1, ठीक है। देखते हैं SN1 क्या होता है। एक और चीज़ है कि स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो वीकर न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस करता है। स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस भी होगा वो, जैसे वाटर है, अगर वो H+ रिलीज कर दे तो ये OH- बनाएगा,
और CH3OH, ये H प्लस रिलीज कर दे तो ये कंजुगेट बेस बनाता है। अब क्या है कि अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखिए हम लोग, और एक हम एग्जाम्पल और ले लेते हैं HCl, ये H प्लस देता है तो बनाएगा Cl माइनस। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा HCl होगा, फिर वाटर होगा, फिर CH3OH होगा, ठीक है। अब उसका करस्पॉन्डिंग बेस जो होगा वो होगा Cl माइनस, OH माइनस, CH3O माइनस, ये कंजुगेट बेस है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस जो होगा वो CH3O माइनस होगा। जैसे OH माइनस है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या करता है, जो Cl माइनस होता है क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये एक वीक बेस है। अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, वीक न्यूक्लियोफाइल को या वीक बेस को डिस्प्लेस कर देता है, तो ये बनता है, ठीक है। समझ में आया, ये स्ट्रॉन्ग बेस है एज कम्पेयर टू Cl माइनस। तो Cl जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना बेटर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और याद रखिए कि लिविंग टेंडेंसी जो होता है, लिविंग टेंडेंसी जो होता है वो इंक्रीज़ करता है अगर बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डिक्रीज़ करे, यानी जितना वीकर बेस होगा उसका लिविंग टेंडेंसी उतना अधिक होगा। लिविंग टेंडेंसी इंक्रीज़ करेगा अगर बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज़ करेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे SN1 क्या होता है। SN1 तीन वर्ड से बना हुआ है, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, 1 फॉर यूनिमोलिकुलर। यानी SN1 को हम सिंपली कह सकते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सिंपली अगर इसको डिफाइन करें तो क्या होता है कि SN1 का अर्थ हो गया द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, या यहाँ पर सबस्ट्रेट कह सकते हैं, और इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अगर मान लो आपके पास ऐसा है अल्काइल हैलाइड प्लस न्यूक्लियोफाइल है और ये बना रहा है आपका RNU प्लस X माइनस, तो इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन अगर लिखेंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन तो ये हो जाएगा KRX पे पावर 1 न्यूक्लियोफाइल पे पावर 0। जो पावर एक्सपोनेंट रेंज करते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन में वो ऑर्डर कहलाता है। जैसे कि हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अल्काइल हैलाइड, एंड जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ओवरऑल ऑर्डर अगर हम देखें तो इसका हो जाएगा ओवरऑल ऑर्डर 1 + 0 यानी 1, यानी कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन के हिसाब से ये फर्स्ट ऑर्डर हुआ विद रिस्पेक्ट टू अल्काइल हैलाइड एंड जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म समझेंगे, क्या मैकेनिज्म होता है। पहले बताते हैं कि जो एक्सपोनेंट या पावर रेंज करते हैं कंसंट्रेशन टर्म पे वो कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे अगर आपका कोई भी हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लो, A + B C + D, अब रेट हम लिखते हैं इसका कि A पे पावर 1 B पे पावर 0। तो अगर पूछे व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, तो ऑर्डर हो गया 1 + 0 यानी 1। अगर वही हम लिख देते हैं कि रेट इक्वल टू K, तो ऑर्डर हो जाता है 2 + 1 यानी 3, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। याद रखिए कि ऑर्डर किसी भी रिएक्शन का सिंपली हम रिएक्शन को देख के नहीं पता कर सकते। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड जस्ट बाय सीइंग द रिएक्शन। हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो याद रखिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी एंड इट कैन बी डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली। सिंपली हम बाय लुकिंग द रिएक्शन वी कैन नॉट डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम लोग उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। जैसे SN1 है वो 2 स्टेप प्रोसेस होता है। पहले स्टेप में क्या होता है, वो होता है हेट्रोलाइसिस। पहले मैंने पढ़ा है हेट्रोलाइसिस। हेट्रोलाइसिस पहले स्टेप में होगा। तो आपका जैसे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसका हेट्रोलाइसिस। हेट्रोलाइसिस में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो इस तरीके से होता है कि एक पॉजिटिव चार्ज बनाता है और एक नेगेटिव चार्ज बनाता है, यानी एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इस कारण क्या होगा कि कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर भाग रहा है तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और एक्स पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो जो भी स्पेसिस या ऑर्गेनिक स्पेसिस विद पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम, इसको हम लोग कहते हैं कार्बोकैटायन। ये इंटरमीडिएट है कार्बोकैटायन, ठीक है। ये 2 वर्ड से बना है, कार्बन प्लस कैटायन, यानी वैसा ऑर्गेनिक स्पीसीज जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज वाले को कैटायन कहते हैं, तो ये कार्बोकैटायन होगा। दिस इज कॉल्ड कार्बोकैटायन, यानी ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज में। दूसरे स्टेप में याद रखिए कि जो यहाँ पे स्टेप 1 होता है वो स्लो एंड रिवर्सिबल होता है, और जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसको केमिकल काइनेटिक्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से स्लोएस्ट स्टेप को हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं।
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं या रेट कंट्रोलिंग स्टेप कहते हैं, रेट कंट्रोलिंग स्टेप कहते हैं। यानी कि इसी के हिसाब से ओवरऑल जो होता है आपका रेट लो एक्सप्रेशन डिसाइड होगा। तो ये स्टेप 1 स्लो है एंड रिवर्सिबल है, इससे रेट ऑफ रिएक्शन इस पर ही डिपेंड करेगा, इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं। स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप 2 में जो होता है, जो कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, उस कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। जैसे ये बना कार्बोकैटायन, इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और ये बना देगा आपका सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। यानी यहाँ पे ये जो स्टेप होता है ये फास्ट होता है, यानी इसका रेट डिटरमाइनिंग नो रोल इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इस स्टेप का कोई रोल नहीं होता रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, वो आपका स्टेप 1 क्या है, आपका RDS है और ये RLS है, रेट लिमिटिंग स्टेप है या रेट कंट्रोलिंग स्टेप है, जो बोलो, ठीक है। ये रेट लिमिटिंग, रेट कंट्रोलिंग या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब जो इतना मॉलिक्यूल या आयंस इन्वॉल्व होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, उसको मोलेकुलरिटी कहते हैं। मोलेकुलरिटी जो होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो क्योंकि सिंस ओनली वन मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व, only one molecule is involved, rate determining step, इसलिए it is unimolecular reaction, ये unimolecular reaction हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है SN1 रिएक्शन का। सबसे पहला अगर शॉर्ट में समझें तो याद रखो नंबर ऑफ स्टेप्स कितना होता है इसमें। इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स होता है 2, नंबर ऑफ स्टेप्स ये हो जाएगा 2, ठीक है। अच्छा, स्टेप 1 क्या हो गया, स्टेप 1 हो गया रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या रेट लिमिटिंग स्टेप, ठीक है। फिर इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है, इंटरमीडिएट होता है कार्बोकैटायन, यानी ऑर्गेनिक स्पीसीज विद पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनेट, कार्बोकैटायन बनता है, ठीक है। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा, या रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, वो हो जाता है के, अगर नॉर्मल जनरल ऑर्डर लिखे तो लिखते के सबस्ट्रेट पे पावर 1, न्यूक्लियोफाइल पे पावर 0, ठीक है। ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया, ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा 1, ठीक है। मोलेकुलरिटी ये हो गया यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, बिकॉज ओनली वन मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हो गया, ठीक है। अगर कुछ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। तो अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बढ़ेगा तो रेट ऑफ SN1 भी इंक्रीज करता है, यानी ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ग्रेटर इज द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, ठीक है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट अगर बोले, नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं किसको, ये भी दिमाग में रखना है। पहला तो पोलर होना चाहिए, प्रोटिक होना चाहिए। प्रोटिक का अर्थ होता है कि जो H+ आयन दे सकता है, जैसे CH3OH, ये आपका H+ आयन दे सकता है, ये पोलर प्रोटिक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। फिर आपका वाटर इज ऑल्सो अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, क्योंकि ये H+ आयन देने में कैपेबल है, ये H+ आयन दे सकता है, ये भी H+ आयन दे सकता है, तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड हो जिसमें ऑक्सीजन से बॉन्डिंग ना हो हाइड्रोजन का, तो ये पोलर एप्रोटिक हो गया, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, क्योंकि ये कैनॉट गिव H+ आयन या कैनॉट गिव प्रोटॉन या प्रोटॉन, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट याद रखना है, शॉर्ट में याद रखिए। स्टेप 1 इंटरमीडिएट ओवरऑल ऑर्डर यूनिमोलिकुलर रेट डिटरमाइनिंग स्टेबिलिटी। अच्छा, अगर हम न्यूक्लियोफाइल का नेचर बोले तो याद रखिए कि पुअर या वीक न्यूक्लियोफाइल,
पुअर या वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर SN1 रिएक्शन, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो उसमें एलिमिनेशन होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, गिव्स एलिमिनेशन प्रोडक्ट, गिव्स एलिमिनेशन प्रोडक्ट। तो ये सब चीज़ हमको दिमाग में रखना पड़ेगा, ये शॉर्ट में याद रख लीजिए पॉइंट, ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है जिसमें भी आस्क इन योर एग्जामिनेशन। तो नंबर ऑफ स्टेप्स 2 हो गया, स्टेप 1 रेट डिटरमिनिंग या रेट लिमिटिंग स्टेप हो गया। रेट लॉ एक्सप्रेशन अगर बोले तो के सबस्टेट में पावर 1 न्यूक्लियोफाइल 0, ओवरऑल ऑर्डर 1 हो जाएगा। तो ये सारा फैक्टर होता है जो कि SN1 रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग अभी तक हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN1 रिएक्शन पढ़ा था कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है SN1 रिएक्शन का। अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन। सबसे पहला पॉइंट आता है नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। याद रखिए कि सबस्ट्रेट का रोल इंपॉर्टेंट होता है SN1 रिएक्शन में। अब इसमें कैसे ये डिपेंड करता है, तो याद रखिए कि जो की स्टेप होता है SN1 रिएक्शन का वो होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो जैसे ये अगर बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये बनाता है आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। ये टूटता है तो ये बनाता है आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन, और ये अगर टूटेगा तो बनाता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। हम लोग कार्बोकैटायन पढ़े थे, इसको समझते हैं। जैसे कि अगर आपके पास CH3 CH2Cl है, CH3 CH2Cl, ये अगर टूटेगा तो ये बनाएगा प्राइमरी कार्बोकैटायन। प्राइमरी कैसे पता करें कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसका डिग्री क्या है, और डिग्री डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम बॉन्डेड टू इट। तो क्योंकि एक से जुड़ा हुआ है इसलिए इसका डिग्री हो जाएगा 1। सिमिलरली अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, ये टूटेगा तो ये हमारा देगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन। फिर अगर आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड है CH3 CCH3 और Cl, ये टूटा बॉन्ड, इसका हाइड्रोलाइसिस हुआ तो ये आपको देगा, ये जो कार्बोकैटायन बनेगा ये हो जाएगा आपका टर्शियरी कार्बोकैटायन। तो आपके पास 3 तरह कार्बोकैटायन है 1 डिग्री, ये हो गया 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया, ठीक है। फिर ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। ये हो जाएगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 तरह का कार्बोकैटायन। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जो होता है वो अगर बढ़ेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन अगर बढ़ता है तो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन भी बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा। अब फैक्टर कौन कौन सा जो होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को अफेक्ट करता है, याद रखिए क्लास 11 में भी हम लोग पढ़े थे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट होता है। यानी कि प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, प्लस आई को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी कहते हैं, और माइनस आई बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि प्लस आई कौन दिखाता है, माइनस आई कौन दिखाता है। अगर माइनस आई बढ़ा तो स्टेबिलिटी जो होता है वो डिक्रीज करता है, ठीक है। अब प्लस आई ग्रुप हमको याद रखना कौन कौन हो सकता है। प्लस आई ग्रुप होता है CH3 CH2 CH3 CH ये सब प्लस आई ग्रुप है। इसको हम कलेक्टिवली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और माइनस आई जो होता है वो आपका होता है NO2 CN CHO COOH OH, ये सारा माइनस आई ग्रुप है। अब इससे हम पता लगा सकते हैं कि इसमें क्या है, CH3 की प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे इससे इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम होगी। इसमें 3 प्लस आई ग्रुप है, यानी इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होनी चाहिए इस हिसाब से, यानी कि स्टेबिलिटी ऑर्डर होना चाहिए सबसे ज़्यादा 3 डिग्री का, 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल होगा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। इसलिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर वो होता है 3 डिग्री 2 डिग्री उसके बाद 1 डिग्री। यानी अगर हम अल्काइल हैलाइड के फॉर्म में लिखे तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड सबसे कम रिएक्टिव होगा, उससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और सबसे ज़्यादा होगा टर्शियरी अल्काइल। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं।
कि कैसे हम लोग अरेंज करेंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया। जैसे कि आपके पास कंपाउंड दिया रहा है ऐसा, ऐसा इस तरीके का कंपाउंड दिया हो, तो यहाँ पे अगर ये टूट रहा है बॉन्ड, अगर ये बॉन्ड टूट रहा है, इससे बॉन्ड टूटेगा तो ये बना देगा आपका टर्शियरी कार्बोकेटायन। और ये अगर टूटेगा तो ये बना देगा 2 डिग्री कार्बोकेटायन, ये देगा 2 डिग्री कार्बोकेटायन, ये देगा आपका टर्शियरी कार्बोकेटायन। और ये टूटेगा तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन। इससे रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 3 होगा। 1 2 3 नंबर देते इसको, इसको 1 कहते, इसको 2 कहते, इसको 3 कह देते, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास कोई दूसरा कंपाउंड है, मान लो आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड है, सब में एक ही है ग्रुप, बस अंतर क्या है, यहाँ भी अगर टूटेगा बॉन्ड तो आपका क्या बन जाएगा, ये बॉन्ड टूटा तो ये टर्शरी देगा, 3 डिग्री देगा, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन दिया, ये टूटेगा तो 2 डिग्री देगा, और ये टूटेगा 1 डिग्री देगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये होगा, उसके बाद ये। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। कुछ जो होता है लिविंग ग्रुप का भी रोल होता है, जैसे आपके पास ये है कंपाउंड, ठीक है, ये में सारा जो कार्बन का स्केलेटन है सेम है सारे में, सब 2 डिग्री कार्बोकेटायन देगा, सब 2 डिग्री दे रहा है, ठीक है, सब 2 डिग्री दे रहा है। लेकिन अंदर क्या आ रहा है कि लिविंग टेंडेंसी अलग अलग है। लिविंग टेंडेंसी कैसे पता करें, तो फ्लोरीन बेस्ड, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो जो बॉन्ड जो लिविंग टेंडेंसी होता है, लिविंग टेंडेंसी होता है वो किसका ज़्यादा होगा, लिविंग टेंडेंसी जो होगा वो सबसे ज़्यादा आयोडीन का होगा, उसके बाद ब्रोमीन का होगा, उसके बाद क्लोरीन का होगा, उसके बाद फ्लोरीन का होगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाएगा सबसे ज़्यादा आयोडाइड का, उसके बाद ब्रोमाइड का, उसके बाद क्लोराइड का, उसके बाद क्लोराइड का। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि लिविंग टेंडेंसी भी जो होता है रेट ऑफ SN1 रिएक्शन को अफेक्ट करता है। कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई और कोई कंपाउंड है, मान लो आपके पास ठीक है, आपके पास यही कंपाउंड है, तो ये जो होगा 1 डिग्री देगा, ये टूटेगा 3 डिग्री देगा, ये टूटेगा तो 2 डिग्री देगा। अगर उसको 1 कह दें, इसको 2 कहते हैं, इसको 3 कहते हैं, तो सबसे रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा जो होगा 2 का होगा, उसके बाद 1 का होगा, उसके बाद 3 का होगा। एक अगर आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड है, एक कंपाउंड ऐसा है, एक्स में कुछ भी हो सकता है, ये आपका 3 डिग्री देगा, ये आपका 2 डिग्री देगा, ये आपका 1 डिग्री देगा, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा इसमें, 1 होगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर एक अगर आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड है, F है, क्लोरीन है, आयोडीन है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा लिविंग टेंडेंसी का, क्योंकि सारा में कार्बन स्केलेटन सेम है। सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप आयोडाइड होगा, उसके बाद ब्रोमाइड होगा, उससे क्लोराइड होगा, उसके बाद फ्लोराइड होगा, फ्लोराइड सबसे पुअर लिविंग ग्रुप होगा। अगर आपके पास कोई ऐसा ग्रुप है, कोई ऐसा ग्रुप है, तो यहाँ पे दोनों सेम कार्बोकेटायन देगा, लेकिन जो नाइट्रोजन है बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर है देन ऑक्सीजन। तो इसका अर्थ है कि ये ज़्यादा स्टेबलाइजिंग इफेक्ट करेगा। जैसे ये कार्बोकेटायन देगा, ये कार्बोकेटायन देगा, तो ये कम स्टेबलाइज करेगा क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसमें जो होगा स्टेबलाइजिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, ये सारा एग्जाम्पल है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है जो कि आपको रिलेटिव अरेंजमेंट दिखाता है कि आप अरेंज करो उसके रिएक्टिविटी के लिहाज पे। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, एग्जाम्पल्स से समझने में आसानी होगा। जैसे आपके पास ये कंपाउंड है, ये आपके पास CH2 CH3 CH3 Cl, इसमें वही कॉन्सेप्ट लगा, ये बना आपका 1 डिग्री देगा, ये अगर टूटा तो आपका 2 डिग्री देगा, ये टूटा तो आपका 3 डिग्री देगा। तो इसका अर्थ है क्योंकि सारे में सारा जो है एलाइल ही है,
तो रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हम देखें तो अगर इसको 1 दे, 2 बोले, 3 बोले तो 3 सबसे ज़्यादा होगा, उसके 2 होगा, उसके बाद 1 हो जाएगा। या आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड हो Cl, Cl, ठीक है, और Cl, ये टूटा तो आपका ये होगा 3 डिग्री प्लस एलाइल कार्बोकेटाइन, ये 2 डिग्री प्लस एलाइल हो गया। अब यहाँ एलाइल और बेंजाइल पूछ सकते हैं क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, एलाइल और बेंजाइल की रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है। क्यों होती है? तो रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा 1 का होगा, उसका 2 का होगा, उसका 3। एलाइल और बेंजाइल समझते हैं हम लोग पहले। हाईली रिएक्टिव टूवर्ड्स एसएन1। क्यों होता है ये पूछता है एग्जाम में बहुत बार, बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, क्यों होता है रिएक्टिविटी ज़्यादा। तो जैसे एलाइल कार्बोकेटाइन, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट काम करता है, वो होता है रेजोनेंस इफेक्ट। इसके थ्रू ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। रेजोनेंस के थ्रू क्या होता है, इसकी पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन होता है। रेजोनेंस हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे। तो क्या हो रहा है, मोर स्टेबल ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास अलाइल कार्बोकेटाइन है, सॉरी बेंजाइल कार्बोकेटाइन, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा। इसमें जो होता है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है। इस तरीके से ये रेजोनेंस काम करेगा। इसमें रेजोनेंस काम कर रहा है, जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी इसकी स्टेबिलिटी उतनी अधिक होगी, तो इसकी स्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ गई। तो एलाइल और बेंजाइल हाईली रिएक्टिव होता है टुवर्ड SN1 बिकॉज दे आर स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेंस। ये बोर्ड एग्जाम में पूछता है, प्लस ये आपको दिमाग में रखना है, अगर आपको रीजन बेस्ड क्वेश्चन पूछे तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है रीअरेंज प्रोडक्ट। तो SN1 रिएक्शन जो होता है वो जनरली रीअरेंजमेंट में जाता है अगर स्ट्रक्चर परमिट करता है। जैसे अगर हम सिंपली रिएक्शन को देख के बोले तो हमको लगता है कि OH यहाँ पे लगना चाहिए था, जहाँ पे OH जो है यहाँ पे लगना चाहिए था जहाँ पे Cl है, बट एक्चुअली में ऐसा हो नहीं रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट जो हो रहा है वो शिफ्ट कर रहा है इस जगह। तो SN1 रिएक्शन की खासियत ये होती है कि इसमें रीअरेंजमेंट होता है कार्बन के स्केलेटन। देखते हैं कि कार्बन में रीअरेंजमेंट कैसे होता है, कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट कैसे होता है। रीअरेंजमेंट इज द कॉमन फीचर ऑफ SN1 रिएक्शन, यानी कि SN1 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट कॉमन होता है अगर स्ट्रक्चर परमिट करता है। और रीअरेंजमेंट कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन के कारण होता है। याद रखिए जिस भी रिएक्शन में कार्बोकेटाइन एक इंटरमीडिएट बनता है वहाँ पे रीअरेंजमेंट होने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। अब रीअरेंजमेंट से क्यों होता है, तो रीअरेंजमेंट इसलिए होता है क्योंकि कार्बोकेटाइन में टेंडेंसी होती है कि वो लेस स्टेबल स्टेट से मोर स्टेबल स्टेट में कन्वर्ट हो। जैसे कि अगर आपके पास 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है तो वो रीअरेंजमेंट के थ्रू चाहेगा कि 1 डिग्री से वो 2 डिग्री में कन्वर्ट हो जाए। जैसे अगर आपके पास ऐसा है तो ये हाइड्रोजन इस पर शिफ्ट होगा, इसको हम लोग कहते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे H- का शिफ्टिंग होता है। तो ये क्या होगा, 1 डिग्री से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 डिग्री, ठीक है। फिर अगर आपके पास ऐसा कोई है, ये भी 1 डिग्री है, इसमें भी 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होता है, तो ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के बाद कन्वर्ट हो जाता है 3D कार्बोकेटाइन में, ये कन्वर्ट हो जाएगा 3D कार्बोकेटाइन, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं लोग, समझना आसान हो जाएगा। ये जो होगा, ये भी जो होगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के थ्रू मोर स्टेबल स्टेट में कन्वर्ट हो गया, यानी पीएच जो है वो C+CH3 हो गया, ठीक है। इसके अलावा 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग हो सकता है, 1,2 फिनाइल शिफ्टिंग हो सकता है। जैसे फिनाइल शिफ्टिंग भी देख सकते हैं। ये सारा एग्जांपल लिख लीजिए समझने के लिए, खास करके अगर आप जी और नीट की एग्जाम दे रहे हैं तो इस पर रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारा आता है। अगर आपके पास फिनाइल शिफ्टिंग भी होने की संभावना होती है, जैसे अगर आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड है, ये फिनाइल ग्रुप, तो 1,2 फिनाइल शिफ्टिंग भी होता है, ये 1,2 फिनाइल शिफ्टिंग हो गया। हाँ, अगर आपके पास 3 ग्रुप है रीअरेंज करने के लिए तो बहुत बार कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा ग्रुप
रीअरेंजमेंट में भाग लेगा। जैसे कि यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन भी है, फिनाइल भी है, मिथाइल भी है, तो कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा? तो याद रखिए सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का होता है, उसके बाद फिनाइल ग्रुप होता है, उसके बाद मिथाइल ग्रुप होता है। जनरली ये ऑर्डर फॉलो होता है। ये माइग्रेटरी टेंडेंसी दिखाता है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड दिखाता है कि कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा। तो यहाँ पे कौन करेगा? हाइड्रोजन करेगा, तो कन्वर्ट हो जाएगा ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन में। ठीक है। इसके अलावा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो होता है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड वो प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई के। यानी कि अगर आपके पास फिनाइल में भी कुछ कुछ अलग अलग ग्रुप लगा हुआ, जैसे आपके पास NO2 और CH3 है, तो माइग्रेटरी टेंडेंसी क्या होगा? CH3 का ज़्यादा होगा। ठीक है। और अगर आपके पास बेंजीन है, NO2 है और CH3 है, तो क्या होगा ऑर्डर? तो आपका सबसे ज़्यादा होगा 1 2 3 में सबसे ज़्यादा 3 का होगा, उसके बाद 1 का होगा, उसके बाद 2 का होगा। इस तरीके से माइग्रेटरी टेंडेंसी भी निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है। एक और फैक्टर, एक और चीज़ होता है जो कि कार्बोकेटायन को यूनिक बनाता है, वो होता है रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन क्या होता है? रिंग एक्सपेंशन होता है जब 3 कार्बन एटम वाला रिंग, साइक्लिक रिंग 4 में कन्वर्ट हो जाए या 5 में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको रिंग एक्सपेंशन कहते हैं। जैसे आपके पास अगर कोई ऐसा ग्रुप, तो होगा क्या? रिंग एक्सपेंशन होगा, और रिंग एक्सपेंशन के बाद ये बना देगा ऐसा ग्रुप। ठीक है। इसको अगर हम देखें 1 2 3 4, तो ये ऐसा बना दिया। या अगर आपके पास कोई ऐसा ग्रुप है CH3, यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन हो रहा है, रिंग एक्सपेंशन हो रहा है, तो क्या होगा? जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, अब ये आपका ऐसा ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ तो 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसको आप चाहो तो बैलेंस कर दो, मतलब इसको आप स्ट्रक्चर सही कर दो इसका, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1 नंबर पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा ग्रुप हो जाएगा। इसमें फर्दर शिफ्टिंग भी पॉसिबल है, जैसे कि आप ये चाहे तो फिर शिफ्ट होकर टर्शरी भी बना सकता है। इसलिए इसमें मेजर माइनर प्रोडक्ट भी देखना पड़ता है, कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा। ठीक है। ये हो गया आपका रिंग एक्सपेंशन। रिंग कंट्रैक्शन भी होता है कार्बोकेटायन में, जैसे आप कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे रीअरेंज प्रोडक्ट कैसे होगा, देखिए एक्वस केवच ये क्या न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड कर रहा है? OH माइनस कर रहा है। अब ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा होगा। ये रीअरेंज में कौन सा हुआ? रिंग एक्सपेंशन हुआ, फॉलोड बाय हाइड्राइड शिफ्टिंग। ये आपके पास ऐसा है, एक्वस केवच है, ये आपका क्या बना देगा? CH3 COH CH3 CH2 CH3। ठीक है। ये बन गया आपका, ये रीअरेंज प्रोडक्ट हो गया। तो ये सारा जो होता है वो SN1 का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अच्छा, अगर हम अदर फैक्टर का दिमाग में रखें, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो रेट ऑफ SN1 क्या होता है? क्योंकि रेट ऑफ SN1 में हम लिखते हैं कंसंट्रेशन पे जो होता है न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता। रेट ऑफ SN1 रिमेन्स अनअफेक्टेड, remains unaffected on increasing या on changing concentration of nucleophile. On changing the concentration of nucleophile. हाँ, लेकिन अगर नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या है, तो पुअर न्यूक्लियोफाइल जो होता है, पुअर न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो SN1 को फेवर करता है। पुअर न्यूक्लियोफाइल्स फेवर SN1 रिएक्शन। रीजन क्या होता है? अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे तो उसमें एलिमिनेशन हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो होता है गिव्स एलिमिनेशन प्रोडक्ट। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो एलिमिनेशन प्रोडक्ट देता है। तो एक ये पॉइंट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे डेसिमाइजेशन, यानी कि स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछता है।
स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब से कार्बोकैटायन जो होता है एक प्लेनर स्पीसीज होता है, तो इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो होता है कार्बोकैटायन इज अ प्लेनर स्पीसीज, ठीक है। तो इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो होता है वो फ्रंटल साइड से भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और इस साइड से भी हो सकता है, इसको कहते हैं फ्रंटल अटैक, ठीक है। और इधर जो बना वो आपका हो गया रियर अटैक, यानी पीछे से बैकवर्ड अटैक हो। तो आपके पास दो प्रोडक्ट बनेगा, एक ऐसा होगा OH और एक ऐसा। तो अगर हम इसको देखें तो एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज है, यानी मिरर के सामने रखें इसको तो एक दूसरे का मिरर इमेज है। इस दोनों को हम कहते हैं एनेंशियोमर, ठीक है, एनेंशियोमर। अब एनेंशियोमर दो तरह का हो सकता है, डेक्स्ट्रो और लीवो, यानी डी आइसोमर, जो कि प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को क्या करता है, रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट टुवर्ड्स राइट, ठीक है। ये क्या करता है, रोटेट प्लेन। अब डी और एल का, अगर डी और एल का इक्विमोलर अमाउंट है, डी और एल का इक्विमोलर अमाउंट है, तो वो रेसमिक मिक्सचर कहता है। डी प्लस अगर आपका 50%, अगर डी है 50% डी प्लस 50% एल है, तो ये कहलाता है रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। ये हो गया रेसमिक मिक्सचर। तो अगर पूछे कि कार्बोकैटायन में रेसिमाइजेशन क्यों होता है, तो कार्बोकैटायन इज अ प्लेनर स्पीसीज, देयरफॉर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल कैन अकर ऑन इट विद इक्वल फैसिलिटी फ्रॉम आइदर ऑफ द साइड, यानी कि फ्रंटल अटैक भी हो सकता है और रियर अटैक भी हो सकता है, तो न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से लगता है। इसके कारण क्या होता है, एनेंशियोमर्स बनता है, यानी डी और एल फॉर्म बनता है इक्विमोलर अमाउंट में। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो रेसमिक मिक्सचर होगा। रेसमिक मिक्सचर जो होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव का अर्थ हुआ कि ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर सकता, कैन नॉट रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, याद रखना है, ठीक है। अब एक्सटेंट ऑफ रेसिमाइजेशन जो होता है वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी पे। एक्सटेंट ऑफ रेसिमाइजेशन डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। एक्सटेंट ऑफ रेसिमाइजेशन जो होगा वो बढ़ेगा अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बढ़े। तो ये सारा आपको पॉइंट दिमाग में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लेस स्टेबल है कार्बोकैटायन, लेस स्टेबल कार्बोकैटायन है, तो पार्शियल रेसिमाइजेशन होगा, पार्शियल रेसिमाइजेशन होगा, ठीक है।